नमस्कार, जय हिंद। बीपीएससी मेकर के एक और एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में 19 से लेकर 23 जून 2024 से संबंधित प्रश्नों को आप देखेंगे, जिसमें बिहार राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय तीनों घटनाओं का संग्रह है और ये बिहार की प्रतियोगी परीक्षाओं पर केंद्रित है। तो इस सीरीज को आप लोग जरूर रेगुलर फॉलो कीजिए। हालांकि कुछ निजी कारणों की वजह से 19 तारीख से क्लासेस नहीं आई थी, तो जो भी इंपॉर्टेंट प्रश्न इस दौरान निकल कर सामने आए हैं, जो परीक्षा उपयोगी है, वो सभी का संग्रह इसमें आप देखने वाले हैं। तो पूरे वीडियो को आप सभी को ध्यान पूर्वक देखना है। अच्छा, आज के इस सेशन की हम शुरुआत करें उससे पहले एक अहम जानकारी आप सबों को मैं यहाँ पर देना चाहता हूँ। दरअसल आप लोगों के लिए एक नई शुरुआत बीएम ऑनलाइन लर्निंग ऐप के माध्यम से हो रही है। दरअसल यहाँ पर इसको डिटेल में समझते हैं, थोड़ा सा समय दीजिएगा, मैं आपको बता दूं। इसमें आपको ध्यान रखना है कि एक प्रकार का टेस्ट आपको देना है, एक प्रकार का टेस्ट का आयोजन हम एप्लीकेशन पे आपके लिए कर रहे हैं। ये एक प्रकार का लाइव टेस्ट होगा, जिसमें आपको एकदम हूबहू टेस्ट वाली फील आएगी, जिस प्रकार से ऑनलाइन एग्जाम में आप ये देते हैं। इस टेस्ट की टाइमिंग की बात करें तो ये 8 बजे शाम में प्रत्येक रविवार को ये आपको एप्लीकेशन पे दिखेगा और इसकी अवधि जो होगी ये 30 मिनट की होगी, यानी कि 8 बजे से लेकर 8:30 बजे तक आप इस टेस्ट में पार्टिसिपेट कर पाएंगे, जो कि लाइव टेस्ट है। ये यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। और आपको एक जरूरी बात ये बता दूं, यह आपका जो टेस्ट होगा ये सामान्य अध्ययन पेपर का होगा, यानी कि सामान्य अध्ययन के अंतर्गत जितने भी विषय आते हैं वो सभी का प्रश्न इस टेस्ट में आपको देखने को मिलेगा। और जो भी स्टूडेंट, जो भी अभ्यर्थी इस टेस्ट में अपना सर्वश्रेष्ठ देंगे, जो लीडर बोर्ड में यानी कि स्कोर कार्ड में जो शीर्ष स्थान पर रहेंगे, उन्हें यहाँ पर रिवॉर्ड दिया जाएगा हमारी टीम की तरफ से। और ये आपको ध्यान रखना, इसीलिए हमने टाइटल दिया है बनो टॉपर और जीतो हजारों। ये ध्यान रखना, सभी लोग इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, जो खास करके 70वीं बीपीएससी, बीपीएससी टीचर, एसआई और बिहार एसएससी, किसी भी एग्जाम जो खास करके बिहार में आयोजित हो रही है, ऐसे एग्जाम की प्रिपरेशन में आप लगे हैं, तो आप इस टेस्ट में जरूर पार्टिसिपेट कीजिएगा। अच्छा, यहाँ पर ये मैं उम्मीद करता हूँ कि इस टेस्ट में कम से कम 4 से 5 हजार लोग पार्टिसिपेट करेंगे, तभी जाके यहाँ पर बेहतरीन तरीके से ये रिजल्ट तैयार हो पाएगा। ठीक है, जितने भी लोग यहाँ पर पार्टिसिपेट करेंगे, उनमें जो टॉप रहेंगे वो यहाँ पर विजेता बनेंगे और वो इनाम की जो राशि हमारे तरफ से आपको दी जाएगी, हालांकि इसकी जानकारी आपको एप्लीकेशन पे मिल जाएगा, ये कितनी राशि होंगी, ये चीज़ें आप वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। एक अच्छी खासी राशि यहाँ पर आपको मिलेगा, हालांकि इसकी शुरुआत हो रही है, ये धीरे धीरे और भी बढ़ेगा। तो यहाँ पर आप लोगों को पार्टिसिपेट करना है। इसका फायदा मैं ऑलरेडी आपको बतला चुका हूँ। एक तो आप अपनी तैयारी का आकलन कर पाएंगे, इसमें करंट अफेयर्स के भी प्रश्न शामिल होंगे, तो तैयारी का तो आपका आकलन होगा ही होगा, साथ ही साथ आप रिवॉर्ड भी जीत पाएंगे। ठीक है, अभी एप्लीकेशन को, जो हमारा बीएम ऑनलाइन लर्निंग ऐप है, प्ले स्टोर से जाइए, डाउनलोड कीजिए और इसमें पार्टिसिपेट कर जाइए। चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले पिछले वीडियो में एक प्रश्न हमने आपसे पूछा था। ये प्रश्न था कि सुरेंद्र किशोर कौन है जिन्हें हाल ही में उनके घर जाकर पद्मश्री पुरस्कार से उन्हें सम्मानित किया गया है। तो वे एक वरिष्ठ पत्रकार थे। विकल्प नंबर ए है वरिष्ठ पत्रकार हैं, यानी कि विकल्प नंबर ए यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। देखिए, पद्म पुरस्कारों की जो घोषणा होती है प्रत्येक वर्ष, ऐसे में बहुत सारी बातें बिहार के संदर्भ में आपको ध्यान रखना है। पिछली बार जो पद्मश्री पुरस्कारों की घोषणा हुई थी 75वें गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या, और यहाँ से जो बातें निकलकर सामने आई है, जो एग्जाम पर्पज से इंपॉर्टेंट है, जो बिहार के संदर्भ में है, वो यहाँ पर आप देख रहे हैं। ये चीजें हम आपको अवश्य बतलाएंगे आगे, लेकिन उससे पहले यहाँ से आपके 69 बीपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम में एक प्रश्न पूछा गया था, श्रीमती सुभद्रा देवी से संबंधित, जिन्हें की कला के लिए, पेपर मेसी कला के लिए सम्मान दिया गया। हालांकि 2023 में ये पुरस्कार 3 लोगों को मिला था, एक सुभद्रा देवी, श्री आनंद कुमार और कपिल देव प्रसाद को। ये तीनों नाम यहाँ से 2023 के संदर्भ में आप ध्यान रखेंगे, और ये वाला आपसे एग्जाम में पूछा गया था। ये चीजें हमने कई बार आपको बतलाया था, और ये चीजें अगर आप पढ़े होंगे विस्तार से, तो आपने अगर एग्जाम दिया था तो अच्छी तरीके से सही सही इसका आंसर आप किए होंगे। ठीक है, ये तो रही बात यहाँ पर 2023 को लेकर, लेकिन 2024 के संदर्भ में बात करें तो कुल मिला के अगर हम पद्म पुरस्कारों की बात करें, तो इसमें जो 3 कैटेगरी है, जो 3 पुरस्कार हैं, एक तो है पद्म विभूषण, और एक होता है पद्म भूषण, और एक होता है पद्मश्री, जो कि चौथा नंबर पे आता है नागरिक पुरस्कारों की श्रेणी में। इसको विस्तार से ऐसे समझिए कि अगर हम भारत की 4 सर्वोच्च नागरिक पुरस्कारों की बात करें, तो उसमें भारत रत्न पहले स्थान पर आता है, दूसरे स्थान पर आता पद्म विभूषण, तीसरे स्थान पर आता पद्म भूषण, और चौथे स्थान पर आता पद्मश्री। लेकिन यहाँ पर एक चीज आपको ये भी समझना है कि सिर्फ और सिर्फ अगर पद्म पुरस्कारों की बात करें तो केवल और केवल ये 3 ही इसमें आएंगे, भारत रत्न इसमें शामिल नहीं होते हैं।
तो इसी पद्म पुरस्कारों की बात करें तो कुल 132 हस्तियों को 2024 में सम्मानित किया गया है। ये यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। और इसमें 110 को पद्मश्री, 5 को पद्म विभूषण और 17 को पद्म भूषण दिया गया। लेकिन वहीं पर बिहार के संदर्भ में बात करें, ये तो यहाँ पर ऊपर बात हुई पूरे भारत को लेकर, लेकिन बिहार को मिले नागरिक पुरस्कार में हम देखें तो बिंदेश्वर पाठक, जो कि सामाजिक कार्य के लिए इन्हें सम्मानित किया गया, बिहार के वैशाली के रहने वाले हैं, मतलब थे। 2023 में इनका निधन हुआ था और ये सुलभ इंटरनेशनल के संस्थापक थे, जिन्होंने 1970 में सुलभ इंटरनेशनल की स्थापना किया था। उसके बाद और भी यहाँ पर है कैटेगरी, जैसे कि पद्म भूषण, पद्मश्री, ये चीजें इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाती है। ये तमाम चीजों को आपको ध्यान में रखना है, यहाँ से प्रश्न बनने की प्रबल संभावना हमें नजर आती है। अच्छा, इन सब के अतिरिक्त आप लोग भारत रत्न को भी जरूर ध्यान रखेंगे। कर्पूरी ठाकुर को सामाजिक कार्य के लिए भारत रत्न से सम्मानित किया गया। एक अहम जानकारी यह है कि पूरे भारत से, या फिर यूं कहें अब तक 53 महान हस्तियों को, ये कहना उचित होगा कि अब तक 53 महान हस्तियों को भारत रत्न दिया जा चुका है। क्रम की दृष्टिकोण से देखें तो कर्पूरी ठाकुर को 49वां भारत रत्न मिला है। फिलहाल इतनी सारी बातें यहाँ पर ध्यान रखने योग्य है। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले ये वाला वीडियो अगर आप लोग अभी तक नहीं देख पाए हैं तो जरूर देखिएगा। तकरीबन 5.5 घंटे की ये वीडियो है, बिहार स्पेशल। सिर्फ और सिर्फ बिहार स्पेशल के ही प्रश्नों का संग्रह इसमें मिलेगा और ये विस्तृत संग्रह है, अर्थात इसमें जो भी प्रश्न आप देखेंगे इसका विस्तृत संग्रह, वो सारी पॉसिबिलिटी जिस प्रकार से बदलता हुआ बीपीएससी का पैटर्न है, उसके अकॉर्डिंग इस वीडियो को हमने आपको प्रोवाइड किया है। ये वीडियो का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप वहां से इसे जरूर देख लीजिएगा। और इसका पीडीएफ फाइल की बात करें तो एप्लीकेशन से एक नॉमिनल सा चार्ज पर इसका पीडीएफ फाइल भी आप प्राप्त कर पाएंगे। चलिए अब यहाँ पर हम चलते हैं, आज के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। चलिए पहला प्रश्न आपके समक्ष है कि हाल ही में 19 जून 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा राजगीर नालंदा बिहार में नालंदा विश्वविद्यालय के नए परिसर का उद्घाटन किया गया। बताएं कि इसे किस वर्ष संयुक्त राष्ट्र की ओर से विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था। देखिए इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर है ये है विकल्प नंबर डी, यानी कि वर्ष 2016 में। यहाँ पर चूंकि नालंदा विश्वविद्यालय का नया परिसर खबरों में है, इस वजह से एक पुराने तथ्य को रिलेट करके हमने यहाँ पर प्रश्न पूछा है। रिसेंटली जो भी एग्जाम बीपीएससी तरफ से या फिर बिहार में जो आयोजित हुए हैं, तो वहां पर हमने करंट अफेयर्स के प्रश्नों में इस तरह की चीजें अधिकतर देखा है कि करंट को पुराने तथ्यों से रिलेट करके पूछा जा रहा है। तो उसी दिशा में हमने यहाँ पर ये प्रश्न सेट किया। इसका राइट आंसर होगा 2016। अच्छा, यहाँ पर एक प्रश्न ये भी राइज होता है कि बिहार में कितने ऐसे स्थल हैं जिसे कि संयुक्त राष्ट्र की ओर से विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है। तो 2 स्थल है, एक तो महाबोधि मंदिर का जो परिसर है वो, और साथ ही साथ नालंदा महाविहार या फिर नालंदा विश्वविद्यालय का जो परिसर है वो। यहाँ पर ये आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ से आपके लिए ये चीज हो जाती है। अब यहाँ पर एक प्रश्न हम आपसे पूछ रहे हैं, आपको इसका आंसर करना है कि सबसे पहले वो कौन सा स्थल है जो कि संयुक्त राष्ट्र की विश्व धरोहर स्थल की सूची में शामिल किया गया था। हालांकि बिहार से 2 शामिल है, लेकिन सबसे पहला कौन है जो इसमें शामिल हुआ था, दोनों में से। इसका आंसर आपको लिखना है। आज की इस वीडियो में प्रश्नों की संख्या थोड़ी अधिक है, इस वजह से यहाँ पर हमने एक्सप्लेनेशन नहीं डाला है। हालांकि पीडीएफ जब आपको मिलेगा मंथली वाला, वहां पर चीजें विस्तृत तौर पर डाल दी जाएगी, उसका प्रिंट आउट करके आप चीजों को बेहतर तरीके से अवश्य पढ़िएगा। तो ये प्रश्न है कि बिहार के कहाँ के, अच्छा यहाँ पर के नहीं बल्कि में होगा, आप लोग सुधार कर लेंगे। तो बिहार में कहाँ की विधायक श्रेयसी सिंह, जो कि एक निशानेबाज है, हाल ही में 21 जून 2024 को 16 जुलाई से लेकर 11 अगस्त 2024 तक आयोजित होने वाले पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए क्वालिफाई किया है। ये बिहार के लिए बहुत बड़ी गर्व की बात है, जो कि आप यहाँ पर इन्हें तस्वीर में देख रहे हैं, श्रेयसी सिंह को, जो कि जमुई से विधायक हैं। आपको ये ध्यान रखना, विकल्प नंबर सी करेक्ट होगा, और एक निशानेबाज भी हैं। तस्वीर में यहाँ पर हमने आपको दिखलाया है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला हमारा तीसरा प्रश्न है कि बिहार का सबसे बड़ा सोलर पावर प्लांट निम्न में से कहाँ स्थापित किया जाएगा। इसको लेकर लार्सन एंड टूब्रो लिमिटेड यानी कि LNT को मंजूरी प्रदान कर दी गई है, जिसकी क्षमता 185 मेगावाट की होगी। अच्छा, सबसे पहले इसका आंसर ये ध्यान रखिए, ये प्लांट स्थापित किया जाएगा कजरा लखीसराय में।
विकल्प नंबर बी करेक्ट होगा। अच्छा, विकल्प नंबर सी को देख के एक प्रश्न आपको याद आ रहा होगा। इस तरह का प्रश्न आपसे 68वीं बीपीएससी एग्जाम में पूछा गया था कि बिहार का पहला सोलर फ्लोटिंग पावर प्लांट कहाँ स्थापित किया गया था। 68वीं बीपीएससी एग्जाम में पूछा गया था और ये राइट जो आंसर था ये था कादिराबाद दरभंगा। सिर्फ और सिर्फ आप लोग लखीसराय याद नहीं रखेंगे, बल्कि प्रॉपर स्थान कौन सा है जहां पर ये स्थापित किया जाएगा। तो कजरा लखीसराय में ये स्थापित किया जाना है, जो कि बिहार का सबसे बड़ा सोलर पावर प्लांट होगा। नेक्स्ट चौथा प्रश्न है कि हरित ऊर्जा के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए बिहार स्टेट पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड ने किस जिले के रजौली में फुलवरिया जलाशय पर 10 मेगावाट का फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट लगाने की जिम्मेदारी सूर्यम इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड को सौंपी है। अच्छा, ये भी प्रश्न पिछले प्रश्न की तरह ही है, मतलब उसी कैटेगरी का ये प्रश्न है। हालांकि जो इसका आंसर है, जो रजौली की बात यहाँ पर हो रही है, करेक्ट आंसर होगा नवादा। नवादा के रजौली में फुलवरिया जलाशय पर ये 10 मेगावाट फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट की जो मतलब कह सकते हैं लगाने की जो जिम्मेदारी है, ये सूर्यम इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड को सौंपी गई है। दो तीन चीजें यहाँ से निकलकर सामने आती है, सभी को आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए, उसके बाद यहाँ पर अगला होगा पांचवा प्रश्न। ये प्रश्न है कि हालिया जारी सिपरी की रिपोर्ट के अनुसार भारत और पाकिस्तान में परमाणु हथियारों की संख्या बढ़कर अब क्रमशः कितनी हो गई है। देखिए, यहाँ पर प्रश्न को एक बार मैं पुनः दोहरा रहा हूँ। सिपरी की एक नवीनतम रिपोर्ट आई है। रिपोर्ट के अनुसार भारत और पाकिस्तान में परमाणु हथियारों की जो संख्या बढ़कर क्रमशः कितनी हो गई है। तो जो विकल्प यहाँ पर आपको दिख रहा है, इसमें विकल्प नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। देखिए, भारत में इसकी संख्या बढ़कर हो गई है 172 और वहीं पर पाकिस्तान में इसकी संख्या है 170। लेकिन वहीं पर इसमें शीर्ष देशों की बात करें तो रसिया, अमेरिका, चाइना क्रमशः इसमें 3 शीर्ष देश हैं, जो आप यहाँ पर इस तस्वीर में भी देख रहे हैं। तो फिलहाल यहाँ पर इतना ध्यान रखिए। अच्छा, चलते हैं अब यहाँ पर अगले प्रश्न पे। ये प्रश्न है कि ताइवान द्वारा 2019 और नेपाल द्वारा 2023 में समलैंगिक विवाह को मान्यता देने के बाद समलैंगिक विवाह को मान्यता देने वाला तीसरा एशियाई देश कौन बना है। अच्छा, यहाँ पर एक चीज जरूर आप लोग ध्यान दीजिएगा, भले ही अलग से हम आपको एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहे, लेकिन यहाँ पर जो जरूरी चीजें हैं प्रश्न में ही हम सम्मिलित कर रहे हैं। हर प्रश्न में आपको ये चीजें देखने को मिलेगा। जैसा यहाँ पर इस प्रश्न में जो आप देख रहे हैं, समलैंगिक विवाह को मान्यता देने वाला तीसरा एशियाई देश अभी हाल ही में थाईलैंड बना है। विकल्प नंबर सी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर है। अच्छा, एशियाई देशों की बात हो रही है, जैसे कि यहाँ पर एक शब्द हमने प्रयोग किया तीसरा देश है थाईलैंड। लेकिन इससे पहले पहला एशियाई देश की बात है तो ताइवान, जो कि 2019 में बना था समलैंगिक विवाह को मान्यता देने वाला। फिर उसके बाद दूसरा देश नेपाल बना पिछले साल 2023 में। आई थिंक ये सितंबर नहीं बल्कि नवंबर या दिसंबर के आसपास का समय था। ये चीजें हमने आपको बतलाया था। अब यहाँ पर अगला सातवां प्रश्न है कि किस राज्य के महाराजगंज में गिद्धों की एशियन किंग प्रजाति के लिए दुनिया का पहला संरक्षण और प्रजनन केंद्र, जिसे नाम दिया गया है जटायु संरक्षण और प्रजनन केंद्र, ये स्थापित किया जाएगा। तो देखिए, इसका जो राइट आंसर है ये हो जाएगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के महाराजगंज में गिद्धों के संरक्षण के लिए और इसके प्रजनन को बढ़ाने की दिशा में इस प्रकार का एक पहल किया जा रहा है, जो कि आपको ध्यान रखना, ये नाम से ये केंद्र स्थापित होना है जटायु संरक्षण और प्रजनन केंद्र। हालांकि इस तरह की बातें पहले से समय चली आ रही है, ये चीजें हमने एक बार आपको कुछ समय पहले बतलाया था। तो यहाँ पर फिलहाल इसका राइट आंसर होगा जो संबंधित है, ये उत्तर प्रदेश से संबंधित है। यहाँ पर देखिए मिस हुआ है, यहाँ पर ये पश्चिम बंगाल नहीं बल्कि ये उत्तर प्रदेश होगा। बी नंबर यहाँ पर राइट है। नेक्स्ट आठवां प्रश्न है कि 14 से 18 जून 2024 तक जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में आयोजित 7वें नेल्सन मंडेला चिल्ड्रन फिल्म फेस्टिवल में गुजरात के किस प्रख्यात बाल फिल्म निर्माता को फिल्मों में उनके योगदान के लिए नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से उन्हें सम्मानित किया गया है। ये जो 7वां नेल्सन मंडेला चिल्ड्रन फिल्म फेस्टिवल पुरस्कार आयोजित हुआ है, इसी से संबंधित जो यहाँ प्रश्न बना है कि किन्हें उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो इनका नाम क्या है। तो विकल्प नंबर यहाँ पर सी राइट होगा, विनोद गनात्रा, जिन्हें आप यहाँ पर इस तस्वीर में देख रहे हैं। एक तो ये आपको ध्यान रखना है इनका नाम क्या है और ये फिल्म फेस्टिवल कौन सा है, कौन सा संस्करण है, कहाँ पर आयोजित हुआ,
कब से कब तक आयोजित किया गया और विनोद गल्होत्रा कहाँ के रहने वाले हैं, ये चीजें खास करके आपको ध्यान रखना है। हर प्रश्न में इस तरह की जानकारी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट नवा प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करके सड़क सुरक्षा को बढ़ाने के लिए किस प्रौद्योगिकी संस्थान के साथ समझौता किया है? जब इस तरह की बातें निकल कर आ रही थी, जब घोषणा हुई थी, तब भी हमने आपको बतलाया था। अब ये समझौता हाल ही में आईआईटी दिल्ली के साथ हुआ है। तो विकल्प नंबर डी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अच्छा देखिए, यहाँ पर एनएचएआई यानी कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की बात हो रही है। तो कुछ समय पहले एनएचएआई ने राजमार्ग यात्रा नामक अपना एक मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया था। ये बात जरूर ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट 10वां प्रश्न है कि हाल ही में 21 जून 2024 को कौन सा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया है? इसकी अगर हम बात करें संस्करण की, तो ये इसका 10वां संस्करण है जो इस वर्ष मनाया गया है। अच्छा, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बात करें तो प्रत्येक वर्ष 21 जून को मनाया जाता है। आज से आई थिंक 3 से 4 क्लास पहले योग दिवस को लेकर डिटेल इन्फॉर्मेशन हमने आपको दिया था, आपको आई होप याद होगा। फिलहाल यहाँ पर इसका राइट आंसर है विकल्प नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न है, किसने दूर दराज के क्षेत्रों में ग्राहकों को वित्तीय सेवाएं प्रदान करने के लिए रिया मनी ट्रांसफर के साथ समझौता किया है? तो ये समझौता अभी हाल ही में इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने रिया मनी ट्रांसफर के साथ किया है, जो खास करके दूर दराज के क्षेत्र हैं, जो ग्रामीण क्षेत्र है, वहां पर वित्तीय खास करके सेवाएं प्रदान किया जाए, इस पहल को ध्यान में रखते हुए। तो विकल्प नंबर डी यहाँ पर इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है कि हाल ही में 20 जून 2024 को किस देश के पूर्व तेज गेंदबाज डेविड जॉनसन का 52 वर्ष की आयु में निधन हो गया? इस प्रश्न का राइट आंसर होगा विकल्प नंबर ए यानी कि भारत। जो आप इन्हें यहाँ पर तस्वीर में देख रहे हैं, यह है डेविड जॉनसन। ये भारत के पूर्व तेज गेंदबाज थे। अच्छा, एक बात यहाँ पर यह ध्यान रखिएगा, जो मीडिया में कही जा रही है कि बालकनी से गिरकर, मकान में बालकनी जो होता है उससे गिर के उनकी मौत हुई है, तो ये चीजें यहाँ पर ध्यान रखना है। अगर आपसे पूछा जाए, ये नाम थोड़ा सा अंग्रेज वाला आपको लग रहा है, तो कंफ्यूजन का शिकार यहाँ से हो सकते हैं आप, और इसी तरह के कंफ्यूजिंग प्रश्न एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ऐसी संभावना बनती है। तो ये ध्यान रखिएगा, ये भारत के पूर्व तेज गेंदबाज थे। अच्छा, ये कर्नाटक के रहने वाले थे, कर्नाटक में ही जन्मे थे, ये आपको जरूर ध्यान रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है कि 18 जून 2024 को निम्नलिखित में से कहां सेना के रिसर्च एंड रेफरल अस्पताल में एक अत्याधुनिक त्वचा बैंक यानी कि स्किन बैंक का उद्घाटन किया गया? राइट जो आंसर यह है विकल्प नंबर बी यानी कि नई दिल्ली में। नेक्स्ट प्रश्न है कि अगले माह किस अवधि में केरल में मालाबार नदी महोत्सव 2024 का आयोजन किया जाएगा, जिसमें दुनिया भर के प्रतिभागी भाग लेंगे? अच्छा, मालाबार नदी महोत्सव बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए हो सकता है। एक तो मालाबार युद्धाभ्यास भी है, वो चीजें भी आप लोग जानते होंगे, लेकिन यहाँ पर जो बात हो रही है मालाबार नदी महोत्सव 2024 की, हालांकि इसको लेकर विस्तृत जानकारी हम आपको देंगे, लेकिन यहाँ पर जो फिलहाल जो घोषणा हुई है, ये कब से कब तक आयोजित होना है? तो राइट आंसर है 25 से लेकर 28 जुलाई 2024 तक। विकल्प नंबर ए यहाँ पर इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है कि हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अप्रवासियों को नागरिकता देने के लिए नए प्लान की घोषणा की है? जो अप्रवासी हैं उन्हें नागरिकता देने को लेकर बहुत समय से एक बार की कह सकते हैं संघर्ष चल रही थी, बहुत सारी बातें भी इसमें निकलकर सामने आ रही थी, लेकिन अब आधिकारिक तौर पर इसकी घोषणा हुई है, एक नए प्लान को तैयार किया गया है। ऐसे में यहाँ पर एक हिंट भी आप ले सकते हैं, जो प्रश्न पूछा गया है यहाँ पर राष्ट्रपति का संबोधन जो बाइडेन के लिए हुआ है, जो कि अमेरिकी राष्ट्रपति हैं। तो विकल्प नंबर बी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि जर्मनी के बॉन एक शहर है जर्मनी में, यहाँ पर वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में कब से कब तक जलवायु सम्मेलन 2024 का आयोजन किया जाएगा? देखिए, इसका जो राइट आंसर है यह है विकल्प नंबर ए यानी कि 3 से लेकर 13 जून 2024 तक ये आयोजित किया गया। ये यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, ये अवधि है इसके आयोजन की। नेक्स्ट यहाँ पर प्रश्न पे चलते हैं। 17वां प्रश्न है कि 17 जून 2024 को 18वीं लोकसभा सत्र के लिए 7 बार के बीजेपी सांसद रहे किस नेता को लोकसभा का प्रोटेम स्पीकर यानी कि अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया है?
देखिए, इनका नाम बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए हो सकता है। तो इनका नाम है भर्तृहरि महताब, यानी कि विकल्प नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। देखिए, अभी अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुने गए हैं, लेकिन जो इसके स्पीकर होंगे, जो मुख्य स्पीकर बोल सकते हैं या फिर अध्यक्ष बोल सकते हैं, जो होंगे उनकी घोषणा बाद में होगी। इस समय तक तो नहीं हुई है जब आपको हम ये वीडियो दे रहे हैं। अच्छा, फिलहाल यहाँ पर इसका राइट आंसर ध्यान रखिएगा, भर्तृहरि महताब इसका राइट आंसर है। और ये 7 बार के बीजेपी सांसद रह चुके हैं और ये कहाँ के हैं, तो गुजरात के हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए, अब यहाँ पर हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। ये प्रश्न है कि किस तिथि को हर वर्ष दुनिया भर में विश्व शरणार्थी दिवस यानी कि वर्ल्ड रिफ्यूजी डे मनाया जाता है, और इस वर्ष भी मनाया गया है। राइट आंसर होगा विकल्प नंबर ए, यानी कि 20 जून को प्रत्येक वर्ष ये मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि 15 जून 2024 को दिल्ली में आयोजित पवन ऊर्जा भारत के भविष्य को सशक्त बनाना, ये एक कार्यक्रम का नाम है, और इस कार्यक्रम में सर्वाधिक पवन ऊर्जा स्थापित क्षमता के लिए प्रथम रैंक का जो पुरस्कार है ये किस राज्य को मिला है, ये आपको ध्यान रखना। 15 जून को ये कार्यक्रम आयोजित हुआ था, पवन ऊर्जा भारत के भविष्य को सशक्त बनाना इस नाम से। और आपको ये ध्यान रखना है कि परमाणु ऊर्जा स्थापित क्षमता में जो खास करके परमाणु ऊर्जा को स्थापित करने की दिशा में जो विभिन्न राज्यों का प्रयास है, तो उनमें नाम आता है गुजरात का, यानी कि शीर्ष पर है गुजरात, अतः विकल्प नंबर ए राइट है। अच्छा, ब्रैकेट में यहाँ पर हमने ये लिख दिया है ताकि आपको याद रहे। द्वितीय स्थान पर है तमिलनाडु और तृतीय स्थान पर इसमें है कर्नाटक। नेक्स्ट 20वां प्रश्न है कि भारतीय खेलों का गूगल कहे जाने वाले कश्मीर में जन्मे किस वरिष्ठ खेल पत्रकार का हाल ही में 15 जून 2024 को 73 वर्ष की आयु में निधन हो गया। तो राइट आंसर होगा विकल्प नंबर डी, यानी कि हरपाल सिंह बेदी। यहाँ पर इन्हें आप तस्वीर में देख रहे हैं, जम्मू कश्मीर में इनका जन्म हुआ था। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली आप ये ध्यान रखेंगे, इन्हें भारतीय खेलों का गूगल कहा जाता था, कहकर संबोधित किया जाता था। नेक्स्ट प्रश्न है कि कंसल्टेंसी फर्म क्रॉल द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार 2023 में रणवीर सिंह को पीछे छोड़कर 227.9 मिलियन अमेरिकी डॉलर की ब्रांड वैल्यू के साथ भारत के सबसे मूल्यवान सेलिब्रिटी निम्नलिखित में से अभी हाल ही में कौन बने हैं। देखिए, यहाँ पर एक शब्द हमने प्रयोग किया है कि रणवीर सिंह को पीछे छोड़कर, तो इसमें जो शीर्ष स्थान पर अब हो चुके हैं, इनका नाम है विराट कोहली। आप लोग भली भांति परिचित होंगे। अगर अब बात करें नवीनतम रिपोर्ट के आधार पर, तो विराट कोहली इसका राइट आंसर होगा। और जरूरी बात यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि ये किस संस्था द्वारा ये जारी किया गया रिपोर्ट, तो कंसल्टेंसी फर्म क्रॉल। ये अलग अलग संस्था द्वारा अलग अलग नाम आपको देखने को मिल सकता है, तो यहाँ पर आपको कंफ्यूज नहीं करना। तो ये चीज़ें सम्मिलित तौर पर याद रहेगी, तभी ये चीज़ें आप राइट आंसर कर पाएंगे। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न है कि पश्चिम बंगाल कोलकाता के प्रसिद्ध लेखक, शोधकर्ता व इतिहासकार पी थंकम्पन नायर का 18 जून को 91 वर्ष की आयु में निधन हो गया। बताएं कि उनका पूरा नाम क्या है। इन्हें आप यहाँ पर पी थंकम्पन नायर को देख सकते हैं। इनका पूरा नाम जो है यह है परमेश्वरन थंकम्पन नायर, यानी कि विकल्प नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा, जो कि पश्चिम बंगाल कोलकाता के रहने वाले हैं। एक प्रसिद्ध इतिहासकार थे और अभी हाल ही में 18 जून को 91 वर्ष की आयु में इनका निधन हुआ। चलते हैं अगले प्रश्न पे। ये प्रश्न है कि 11 से लेकर 22 नवंबर 2024 तक कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज यानी कि कॉप 29 का जो आयोजन है ये निम्नलिखित में से कहाँ किया जाएगा। देखिए, इसका जो राइट आंसर है ये 29वां मतलब इसका संस्करण है कॉप 29। अगर हम बात करें तो ये आयोजित होना है बाकू अजरबैजान में। विकल्प नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर है। अच्छा, एग्जाम पर्पज से ये कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। इससे पिछला 28वां 27वां 26वां कम से कम ये 2-3 बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि आपको याद रखना है। फिलहाल यहाँ पर हम स्किप करते हैं, चलते हैं अगले प्रश्न पे। यह प्रश्न है कि फिनलैंड में आयोजित विश्व एथलेटिक्स कॉन्टिनेंटल गोल्ड टूर में भाला फेंक प्रतियोगिता में नीरज चोपड़ा ने कितने मीटर के सर्वश्रेष्ठ थ्रो के साथ स्वर्ण पदक जीता है। इनका सर्वश्रेष्ठ थ्रो रहा 85.97 मीटर का, और इन्होंने फिनलैंड में आयोजित इस प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल अपने नाम किया है। ये यहाँ पर ध्यान रखिएगा। एक तो ये इंपॉर्टेंट हो ही जाता है कौन सा पदक इन्होंने अपने नाम किया है, लेकिन अब इस चीज से आपको भली भांति परिचित रहना है कि उनका कितना मीटर का सर्वश्रेष्ठ थ्रो था, ये भी पूछे जा सकते हैं।
नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में हर वर्ष किस तिथि को नेशनल रीडिंग डे यानी कि राष्ट्रीय पठन दिवस मनाया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष भारत में नेशनल रीडिंग डे मनाया जाता है 19 जून को। अतः विकल्प नंबर ए यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, हालिया घोषणा के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय लंबित मामलों के सौहार्दपूर्ण निपटारे के लिए किस अवधि में एक विशेष लोक अदालत का आयोजन करेगा? इसकी घोषणा अभी हाल ही में हुई है। इस अवधि की बात करें तो राइट आंसर होगा 29 जुलाई से लेकर 3 अगस्त 2024 तक ये आयोजित होना है। तो विकल्प नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर है। अब यहाँ पर अगला प्रश्न है कि किस देश ने हाल ही में ईरान इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स कोर यानी कि IRGC को आतंकवादी संगठन घोषित किया है? ये अभी हाल ही में कनाडा सरकार द्वारा ये आतंकवादी संगठन घोषित किया गया है। अच्छा, एक चीज यहाँ पर ध्यान रखिएगा, कनाडा सरकार ने भले ही ये आतंकवादी संगठन इसे घोषित किया है, लेकिन जवाब में ईरान ने कनाडा की बहुत आलोचना भी की है। तो फिलहाल यहाँ पर ये खबरों में है ईरान इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स कोर। ये चीजें ध्यान रखिएगा, आपसे ये पूछा जा सकता है ये किस देश से संबंधित है? तो ईरान से। किस देश ने रिसेंटली आतंकवादी संगठन इसे घोषित किया? तो कनाडा ने। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण की शोधकर्ताओं के एक दल ने किस राज्य के पश्चिम कामेंग जिले के मंडला में पौधे की एक नई प्रजाति की खोज की है, जिसे पेट्रोकोस्मिया अरुणाचल लेंस नाम दिया गया है? तो देखिए यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है, जैसा कि नाम से ही प्रतीत हो रहा है, ये जो नई प्रजाति है ये अरुणाचल प्रदेश में खोजी गई। विकल्प नंबर डी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर है। अच्छा, जो मीडिया में जो खबरों में है यही वो खास करके पौधा है जो फूल के साथ आप यहाँ पर देख रहे हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न यहाँ पर होगा कि केंद्र सरकार ने हाल ही में किन 2 अफ्रीकी देशों को 2000 मीट्रिक टन चावल के निर्यात की अनुमति दी है? हालांकि निर्यात को प्रतिबंध किया गया है खास करके चावल को, लेकिन कुछ विषम परिस्थितियों में ये अनुमति अभी हाल ही में दी गई है। तो ये जो अनुमति दिया गया है ये ध्यान आपको रखना है, ये मलावी और जिम्बाब्वे के लिए है। इस समय चावल के निर्यात को मतलब प्रतिबंधित किया गया है, लेकिन विशेष मामले में ये घोषणा अभी हुई है। तो ये चीजें मतलब दोनों पॉइंट को यहाँ से ध्यान रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है कि हाल ही में आई एक रिपोर्ट के अनुसार किस देश का परमाणु शस्त्रागार बढ़कर भारत से 3 गुना हो गया है? जो नवीनतम रिपोर्ट है इसके आधार पर हम बात करें तो भारत से 3 गुना हो गया है चाइना का परमाणु शस्त्रागार। तो विकल्प नंबर ए यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। आज के इस वीडियो में 30 प्रश्न थे। आई होप आपने इस वीडियो को एंजॉय किया। इसका पीडीएफ फाइल आप सभी लोग जरूर डाउनलोड कीजिएगा। अच्छा, यहाँ पर अब हम चलते हैं आज के इस वीडियो के प्रश्न की ओर। आज के इस वीडियो का हमारा प्रश्न है कि बिहार में निम्नलिखित में से कहाँ हाल ही में 16 से 18 जून 2024 तक 3 दिवसीय मिलेट्स महोत्सव का आयोजन किया गया? आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है इसका राइट आंसर क्या होगा। और जो लोग घर बैठे बीपीएससी सहित बिहार के प्रतियोगी परीक्षाओं के प्रिपरेशन में लगे हैं तो बीएम ऑनलाइन लर्निंग ऐप जरूर डाउनलोड कीजिएगा। खास करके अगर आप 17वीं बीपीएससी एग्जाम की प्रिपरेशन में लगे हैं तो आप ये ध्यान रखिए, परीक्षा तिथि जो प्रस्तावित है, जो संभावित तिथि है वो है 30 सितंबर 2024। समय से पूर्व चलिए और इस कोर्स को ज्वाइन करके अपनी तैयारी को बेहतर आप बना सकते हैं। यहाँ पर आपको एक तो मटेरियल मिल ही रहा है, इसी कोर्स में आपको टेस्ट सीरीज भी मिलेगा जिसकी संख्या 130 से अधिक होगी, जिसमें 40 फुल लेंथ और 90 सेक्शनल टेस्ट होगा। महज 399 रुपये में ये आप सभी के लिए उपलब्ध है। आप लोग बीएम ऑनलाइन लर्निंग ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए, इस कोर्स को ज्वाइन कीजिए। निश्चित तौर पर यहाँ पर सुनियोजित तरीके से आप अपनी तैयारी को आगे बढ़ा सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।